जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। एजे मैथ क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, ठीक है। आगे देखते हैं। हमने अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़े हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और परीक्षा की दृष्टि से ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, साबुन व साबुनीकरण को। आगे हमारा ये जितने भी टॉपिक चल रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसे नज़रअंदाज ना करिएगा तो अच्छा होगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं साबुनीकरण क्या है। साबुनीकरण को हम इंग्लिश में कहते हैं स्वैप ऑफ सोपनिफिकेशन, ठीक है। अब इसी को देख लेते हैं। साबुन साबुन से आप परिचित हैं। साबुन आपके घरों में यूज होता है, आप भी यूज करते हैं। और साबुन का साबुनीकरण हमने पढ़ चुका है। साबुनीकरण हम लोग कैसे पढ़े थे, हमने पढ़ा था इसको एस्टर वाला हमने पढ़े हैं ना। इसी एस्टर के जो आपके फार्मूले होते हैं, उसी एस्टरीकरण जो आपका है, एस्टरीकरण में ही क्या कर दिया जाएगा, NaOH से क्रिया कराया जाएगा। तो सोडियम एसीटेट बना था, सोडियम एसीटेट बनेगा, या कुछ भी आप करके बना लीजिए, एस्टर से क्रिया कराएंगे। एस्टर आपका क्या है, एस्टर यही बताया गया था। एस्टर आपका क्या फार्मूला है, RCOO डबल बॉन्ड O हो गया, और आपका क्या है बॉन्ड O और R है, ठीक। ये आपका एस्टर है। इसी एस्टर से हम लोग क्या कराएंगे, सोडियम से या पोटेशियम से क्रिया कराएंगे, आपका साबुन बन जाएगा। आइए देखते हैं। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेल और वसाओं के तनु NaOH और तनु KOH के जल अपघटन से प्राप्त होता है। और जो वसा हो चाहे तेल हो, ठीक है, उनका हम लोग क्रिया कराएंगे। वसा का फार्मूला यही होता है CH2COO C17H35 होता है। बॉन्ड CHOCO C17H35 होता है। फिर बॉन्ड CH2COO C17 और H35 होता है। ये अब क्या हो गए, वसा हो गए, ठीक है। अब इन्हीं से हमें क्रिया कराना है NaOH से। अब इसी को स्टेरियन बोलते हैं, स्टेरियन वसा का कहते हैं। अब NaOH से जो क्रिया करा देंगे तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपका है इतना भाग, कितना भाग, इतना भाग, इतना भाग जो आपका होगा ये किसके साथ कराएगा, Na के साथ, ठीक है। किसके साथ, Na के साथ, ठीक। और जो बचा कुचा है वो किसके साथ कराएंगे, इसके OH के साथ। अब देख रहे हैं CH2OH CHOH CH2CH2OH, ये आपका क्या हो गया, ग्लिसरॉल। अब यहाँ पे देखिए 3A है तो 3 लोग OH तीनों ऐड हो गए, Na हो गया। अब ये देखिए CO, यहाँ पे देखिए COCU है ना, और बगल में देखिए OOO है, ठीक है, OOO है। ये क्या हो जाएंगे, ये तीनों लोग यहाँ पे आ गए, और N भी आ गया, और C17 है, H35, ये भी 3 लोग आ गए। तो ये क्या हो गया, सोडियम स्टेरेट हो गया, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। आगे देखते हैं साबुन क्या है, आगे देखते हैं। तेल और वसा उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के ग्लिसरॉल के साथ बने एस्टर होते हैं। इनमें उपस्थित उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल मुख्यतः स्टेरिक अम्ल, जिसका स्टेरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, C17H35 और COOH, स्टेरिक अम्ल। फिर अगला है पॉमेटिक अम्ल। पॉमेटिक क्या होता है, 15 हो जाता है, H31 हो जाता है, और COOH हो जाता है। फिर क्या है ओलिक अम्ल, क्या है, ओलिक अम्ल में C17H33 हो जाता है 35 के साथ, और COOH, ये ओलिक अम्ल होते हैं। फिर अगला है अतः साबुन मुख्यतः स्टेरिक अम्ल, पॉमेटिक अम्ल और ओलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। अब इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें तेल और वसाओं के क्षारीय जल अपघटन से
जो साबुन प्राप्त होते हैं या उनकी क्रिया में जो क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। अब तेल और वसा एस्टर होते हैं, तेल और वसा एस्टर होता है, आपको पहले ही बता दिया वीडियो शुरू होने से पहले ही। अन्य एस्टरों के क्षारीय जल अपघटन की क्रिया भी साबुनीकरण कहलाती है। साबुन जो होता है जल में विलय होता है, सभी को पता है। ये अत्यंत उपयोगी पदार्थ होते हैं, अतः इनकी स्वच्छीकारक क्रिया या क्लीनिंग एक्शन कहते हैं। ठीक है। साबुन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक मृदु साबुन, एक कठोर साबुन। मृदु साबुन वह होता है जो आप नहाने में यूज करते हैं। कठोर साबुन वह होता है जो आप कपड़े धोने में काम करते हैं, बर्तन धोने में काम करते हैं, किसी साफ सफाई के काम में लाते हैं। लेकिन जो आपका ये होता है मृदु साबुन, ये आपके लिए ही होता है, यानी कि आपको नहाने के लिए होता है, मुँह धुलने के लिए, हाथ धोने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। मृदु साबुन में जो होता है वो आपका होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और आपका जो कठोर साबुन होता है वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साबुन जो 2 प्रकार के हो रहे हैं, यहाँ पे पोटेशियम साबुन सोडियम साबुनों की तुलना में प्रायः मुलायम होते हैं तथा मृदु साबुन जो कहलाते हैं, और सोडियम साबुन पोटेशियम साबुनों की तुलना में प्रायः कठोर होते हैं, अतः कठोर साबुन कहलाते हैं। कठोर साबुन की कठोरता उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोनिक अम्ल की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। यदि साबुन में संतृप्त अम्लों जैसे स्टेरिक अम्ल तथा पामिटिक अम्ल के लवण अधिक अनुपात में होते हैं तो उनको कठोरता अधिक होती है, उनकी कठोरता क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। तो यदि साबुन जो है असंतृप्त अम्लों से जैसे ओलिक अम्ल के लवण अधिक अनुपात में होते हैं तो उनकी कठोरता कम हो जाती है। यह शेविंग क्रीम है तथा शैम्पू बनाने में मुख्यतः मृदु साबुन अर्थात किसी असंतृप्त अम्ल जैसे ओलिक अम्ल के पोटेशियम लवण का प्रयोग करते हैं। तो आप देखें हैं कि जो आपका होता है शैम्पू ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसमें क्या होता है, असंतृप्त भी हाइड्रोकार्बन होते हैं और आपको क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। शैम्पू जो होता है, आप देखिए पहली बार आप जब उससे स्नान करते हैं तो आप अपने बालों में जब लगाते हैं उसको शैम्पू को ना, तो पहली बार जब लगाएंगे तो झाग क्या होता है, कम निकलता है। क्यों कम निकल रहा है? क्योंकि उसमें क्या होते हैं, बालों में आपकी गंदगी होती है। ठीक है। ज़्यादातर वसा होती है, तेल होते हैं और ज़्यादातर आपके क्या होते हैं, गंदगी होती है। तो जब पहली बार आप शैम्पू लगाएंगे, जो शैम्पू का जो झाग निकलता है तो आप देखेंगे कुछ मटमैले कलर का निकलता है। ठीक है। लेकिन जब आप शैम्पू को दूसरी बार लगाएंगे तो आपको इतना झाग मिलेगा कि आप क्या करते हैं, एकदम वाइट, तब आपका क्या होता है, आपका गंदगी खत्म हो जाती है, इसलिए झागों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। आगे देखते हैं अच्छे साबुन के गुण क्या होते हैं। अच्छे साबुन के गुण, अच्छे तथा उत्तम कोटि के साबुन जो होते हैं निम्नलिखित हैं। इनमें जो होता है जल की मात्रा 10% रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? तभी ताकि आप कभी भी साबुन को जब यूज कर लें तो उसको बार रख देते हैं तो क्या होता है, गलने की संभावना अधिक हो जाती है। ठीक है। तो इसीलिए साबुन को क्या है 10% से अधिक नहीं रखनी चाहिए, और अगर 10% अधिक रख दें तो आपका साबुन खराब हो जाएगा। फिर साबुन में क्षार नहीं होना चाहिए क्योंकि यह क्षार त्वचा और वस्त्रों के लिए हानिकारक। यदि आपके भाई देखिए नहाने वाला साबुन अगर आप क्या करते हैं उसमें ज़्यादा क्षार की मात्रा अधिक होगी तो आपके त्वचा रूखेपन हो जाएंगे, चमड़ी या पपड़ी उजड़ने लगेंगी। तो इसीलिए क्षार की मात्रा कम किया जाता है। और यदि कपड़े धोने वाले में क्षार बढ़ा दिया जाए तो आपका कपड़ा एक बार साफ़ करेंगे, 2 बार साफ़ करेंगे, तीसरी बार आपका क्या होगा, कपड़ा खराब हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर यूज नहीं करना चाहिए ज़्यादा। जैसे आपका दाग पड़ जाता है जब कपड़े पे तो ब्लीचिंग पाउडर हम यूज करते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर अगर 1 से 2 बार हम यूज कर लेते हैं अच्छे से तो आपका कपड़ा क्या होता है, जल्दी ख़राब हो जाता है। साबुन जो होता है चिकना तथा मुलायम होना चाहिए। जो आपका साबुन होना चाहिए नहाने वाला साबुन वो चिकना भी होना चाहिए और मुलायम होगा। अगर मुलायम नहीं होगा तो भाई आप जानते हो स्किन पे लगाओगे तो जान रहे हो क्या होता है। फिर क्या है, इसमें कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए, और कीटाणुनाशक यदि पदार्थ नहीं मिले तो आपके कैसे शरीर के कीड़े मकोड़े जो आपके कीड़े हैं गंदगी कैसे निकलेगी। ठीक है। अगला क्या है,
साबुन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं दैनिक जीवन में, एक नहाने वाला साबुन, एक धोने वाला साबुन। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर अगला है साबुन और कपड़े धोने वाले साबुन में अंतर। इस प्रकार के साबुन नहाने के काम आते हैं। किस प्रकार के साबुन? जो आपके मृदु साबुन होते हैं यानी कि KOH होते हैं, ठीक है। जो नहाने वाले साबुन होते हैं वो साबुन नहाने वाले काम आते हैं। KOH होता है, इसमें मुलायम होती है, साबुन मुलायम होता है और इसमें कम क्षारक भी होता है, तो ये साबुन होते हैं। और धोने वाले कपड़े में इसमें आपका क्या होता है? NaOH होता है, NaOH होता है। इस प्रकार के साबुन कपड़े धोने के काम आते हैं। और इस प्रकार के साबुन में अच्छी तरह से तेलों और वसाओं से बने होते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के साबुन सस्ते तेल, अच्छे तेल किसमें होते हैं? अच्छे तेलों और वसा किसमें बने होते हैं? नहाने वाले साबुन में। और सस्ता साबुन किसमें होता है? सस्ता जो साबुन होता है, सस्ता तेल किसमें होता है? सस्ता तेल उसी में होता है जो किसका वो यूज किया जा चुका हो, एक बार यूज करके फिर क्या होता है उसमें कपड़ा धोने वाला साबुन बनाया जाता है। इन साबुनों को रंगीन तथा सुगंधित करने के लिए विभिन्न पदार्थ मिलाए जाते हैं। आपको एस्टर पढ़ाया गया, एस्टर में आपने एस्टरीकरण किया, उस एस्टरीकरण में आपको प्रयोग जो बनाया गया एस्टर आपको बताया गया ना, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इत्र बनाने में, सुगंधित बनाने में, तो आपको बताया गया। फिर आपको क्या है, अब भाई साबुन देखो, अगर नहाने वाले साबुन में कलर नहीं होगा और सुगंधित नहीं है तो आप उसको खरीदोगे, उसको यूज करोगे? नहीं करोगे ना। इसीलिए आपको आकर्षित करने के लिए उस साबुन में क्या बनाया जाता है? इत्र मिलाया जाता है या सुगंधित एस्टर मिलाया जाता है, केमिकल मिलाए जाते हैं, ताकि आपको वह देखने में भी अच्छा लगे और उसको यूज करने में भी अच्छा लगे, ठीक है। और इस प्रकार के साबुन यानी कि कपड़े धोने वाले साबुन में इनमें कोई पदार्थ नहीं मिलाया जाता है। यानी कि कौन सा पदार्थ? ये ना रंगीन होता है, ना ही क्या होते हैं? सुगंधित होते हैं। फिर अगला है, इनमें पूरक पदार्थ नहीं मिलाए जाते हैं। पूरक पदार्थ मतलब क्या होता है? ऐसे आपका अलग से नहीं मिलाया जाता है कोई सोडियम वोडियम। और इनमें पूरक पदार्थ मिलाए जैसे सोडियम सिलिकेट आदि मिलाए जाते हैं। इनमें हानिकारक क्षार बिल्कुल नहीं होता है और इनमें हानिकारक क्षार पाए जाते हैं जो त्वचा को हानिकारक। आप एक बार साबुन, नहाने वाला साबुन तो लगा लेते हैं, लेकिन जब आपके घर में साबुन ख़त्म हो जाता है नहाने वाला, तो कभी कभी आप क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम कपड़ा धोने वाले साबुन से नहा लेंगे। कपड़ा धोने वाले साबुन से अगर नहा लेंगे ना तो आपकी त्वचा में रूखापन आ जाएगा, आपके जितने भी ऑयल होते हैं ना वो सभी बाहर निकल आएंगे, पूरे ऑयल, और आपके रूखापन आ जाएगा। आप उस दिन पूरा क्या करते हैं, त्वचा आपकी रूखीपन होती है, ठीक है। कभी भूल के मत लगाना। आगे देखते हैं, साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया। साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया क्या था? मिसेल। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों से विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलीय एक सिरे से जलरागी कहते हैं तथा हाइड्रोकार्बन में विलीय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जल विरागी क्या होता है, जल रागी क्या होता है। साबुन आपने पढ़ा C17 H35 COON या K होता है, ये दोनों प्लस में होते हैं, सभी के पास एक चार्ज होता है दोनों। अब यहाँ पे हम श्रृंखला बना लेते हैं 17 कार्बन की, ऐसे 17 कार्बन की श्रृंखला बनी होती है, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे जो होता है हाइड्रोजन होते हैं, 35 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो होगा C बॉन्ड O हो गया, क्योंकि 2 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे इसी बॉन्ड से हम लोग क्या जोड़ देंगे, Na जोड़ देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, K+ जुड़ जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं जल रागी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जल रागी। ये आपका जो होता है लास्ट वाला, ये हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जो आपका होता है जल विरागी, ये क्या होता है, जल विरागी। जल विरागी का मतलब होता है कि जल में नहीं जाना चाहता, और ये जल क्या होता है, जल रागी होता है, ये जल में जाना चाहता है, ठीक है, क्यों जाएंगे ही। फिर आगे देखते हैं इसके अंदर, तो जो आपका जल रागी होता है, जो जल रागी होता है वो जल के अंदर प्रवेश करना चाहता है, लेकिन जो जल विरागी होता है वो जल के दूर से भागना चाहता है, ठीक है।
जब साबुन क्या होता है, जब साबुन जल की सतह पर होता है तब उसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि उसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है तथा जबकि हाइड्रोकार्बन पुच्छ दूसरा सिरा जल के बाहर होती है। इसी जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिसमें हाइड्रोकार्बन सिरा के बाहर बना होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनाने के कारण इसमें जलविरागी पुच्छ गुच्छे के अतिरिक्त हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस रचना को मिसेल कहते हैं। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाती है। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने होते हैं तथा आयन का विकर्षण के कारण में वे अवक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार की मिसाइल में तैरते हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या है। मैल आसानी से हटाया जा सके साबुन के मैल आसानी से हटाया जा सके साबुन के मिसाइल प्रकाश में परिकीर्णन कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। आप कभी साबुन घोले हैं? साबुन घोलने का मतलब ये नहीं वो कपड़ा धुलने वाला साबुन घोल के देखे हैं कि नहीं। चाहे आप नहाने वाला कपड़ा नहाने वाले कपड़े को जब धुलेंगे तो आपका नहाने कपड़े ज़्यादा झाग नहीं निकलता है, लेकिन कपड़े धुलने वाले से आप अगर साबुन को पानी में मिलाते हैं तो झाग ज़्यादा निकल जाता है। जब झाग ज़्यादा निकल जाता है तो जो पानी होता है वो पानी क्या होता है, वो जल विरागी होता है, उसमें अणु मिल जाते हैं और जो झाग ऊपर आ जाता है उसे हम जल विरागी कहते हैं। वो जल विरागी साबुन होता है। अब यहाँ पे देखिए जल रागी क्या हो गया। हमने आपको बताया कि जहाँ पे Na+ ये आपका था जल रागी था या K+ था, ये जल रागी था ना, और ये जो आपका था यहाँ पे ये जल विरागी था। ठीक है, तो जल विरागी ये पानी में नहीं जाना चाहता, ये पानी में जाता है। ठीक है, जैसे आप छोटे बच्चे को जब पानी में नहलाना चाहते हैं तो उसको मुंडी को क्या करते हैं, उसको पैर डालना चाहते हैं तो पैर नहीं डाल, लेकिन जब पैर एक बार चला जाता है तो उसको टब में क्या करते हैं, टब में ऐसे ही तो नहलाते हैं। छोटे बच्चे को टब में नहलाते हैं, बच्चा क्या होता है भागता रहता है। आप छोटे छोटे पिल्ले को देखे होंगे, बच्चे पिल्ले होते हैं उनको भी ऐसे देखे होंगे, एक साथ क्या मुंडी करके बैठे होते हैं, आपका सिर क्या होता है बाहर होता है। वैसे ही यहाँ पे साबुन के जो पुच्छकरण होते हैं, एक यहाँ पे देखिए ये Na+ आयन का सिरा है, ये आपका क्या है हाइड्रोकार्बन का सिरा है, इसे हम जल विरागी कहते हैं, और ये क्या होता है जल रागी सिरा होते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको समझने के लिए आपके घर में एक कपड़ा है, उस कपड़े पे एक क्या है कोई भी द्रव्य गिर गया या कोई भी तेल लग गया, आपकी कोई भी केमिकल गिर गया या कोई ग्रीस लग गया, कोई भी तेल पदार्थ लग गया, वो छूट नहीं रहा है तो हम लोग क्या करते हैं किसी भी डिटर्जेंट पाउडर में या साबुन से उसको करते हैं, मसलते हैं, तो या उसको हम रगड़ के छुड़ाते हैं। तो अब क्या करते हैं, जो आपका जल रागी सिरा होता है, जो झाग होता है वो बाहर आ जाते हैं। झाग जब बाहर आ जाते हैं, जल विरागी सिरा जो होता है वो उसके पास नहीं जाना, जो आपके जहाँ पे गंदगी नहीं है कपड़े पर वहाँ पे टहलते घूमते रहते हैं। जब टहलते घूमते रहते कहाँ जाए, और यहाँ पे जो जल विरागी होते हैं वो क्या होते हैं कपड़े के आसपास रहते हैं, जहाँ पे उनको गंदगी ना दिखे वहाँ पे वो नहीं जाते हैं, जहाँ पे उसको गंदगी ना दिखे वहीं पे वो जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे टहलते घूमते रहते हैं कहाँ जाए। लेकिन जैसे उनको गंदगी वाला सिरा मिल जाता है ना तो एक साथ हो जाते हैं सभी लोग। और जो आपका ये क्या होता है जल रागी सिरा होता है, ये जल रागी सिरा क्या होता है, ऐसे ही आपका क्या होता है जल रागी सिरा ये ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये तो जल में जाना चाहता है, ये तो जल में चला जाता है फिर आ जाता है। तब ये जल विरागी सिरा जब ये क्या होते हैं कपड़े के पास चले जाते हैं, जितने भी गंदगी जो वसा वाला तेल होता है वहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे चले जाते हैं वसा पे, और ये झाग बन के कहाँ पे आ जाते हैं ऊपर आया। आयन वाले सिरे क्या होते हैं झाग के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए ये आपको स्ट्रक्चर बना है, ये आयन वाला सिरा है, ये यानी कि जल रागी सिरा है, ये जल विरागी सिरा है। अब इस तेल को छुड़ाना चाहते हैं, ये सभी लोग क्या होते हैं, ये आपस में मिल जाते हैं और इसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। चल भैया तुम निकल लो, अब हमें साफ़ कर देने दो इसको। ठीक है, आगे देखते हैं मैल हटाने में साबुन का प्रभाव। ये आपका साबुन का प्रभाव था। हमने बताया कि जो पुच्छ वाला जो आपका हाइड्रोकार्बन का सिरा होता है या जो जल विरागी होता है, वो मैल के पास सभी लोग इकट्ठा हो के उसको तोड़ ताड़ के बाहर कर देते हैं। जो आयन सिरा होता है वो झाग बन के ऊपर आ जाता है और इस मैल को क्या करता है, बाहर निकाल के फेंक देता है और तब आपका कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये जल विरागी सिरा है, ये जल विरागी और जल रागी सिरा है और चिकनाई अथवा मैल है। इस मैल को देखिए कैसे कैसे ये सभी छुड़ा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। और ऊपर वाला क्या होता है, जल रागी, नीचे वाला क्या होता है, जल विरागी। अब इस साबुन इसको छुड़ाते 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 इसको पूरे को साफ कर दिया और आपका क्या कपड़ा साफ हो गया। निष्कर्ष क्या निकला, साबुन तेल में बना कोलाइड विलयन धूल, तेल तथा चिकनाई के कणों को अवशोषित कर लेता है। ये कण मिसेल के केंद्र में समा जाते हैं और इन कणों की पकड़ कपड़े पर कमज़ोर हो जाती है। जल की धारा के साथ ये कण दूर हो जाते हैं, जिससे अतिरिक्त साबुन में धनायन और धक के प्लस जल में घुलकर जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। इससे साबुन का विलयन कपड़ों के धागों में आसानी से फैल जाते हैं और गंदगी साफ कर देते हैं। अपमार्जक क्या, डिटर्जेंट सभी को पता है डिटर्जेंट क्या होता है। डिटर्जेंट सभी को पता है। जिस जल में हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट घुले होते हैं उसे कठोर जल कहते हैं, क्योंकि यह साबुन के साथ अम्लीय दही जैसा अवक्षेप बनता है। यह अवक्षेप सफाई का कार्य नहीं करता। इसको हटाने के लिए कपड़े को ब्रश से रगड़ना पड़ता है तथा कभी कभी डंडे से पीटना पड़ता है। फिर भी यह मुख्यतः साफ नहीं होता है। कपड़े के सूखने के बाद उस पर जहाँ तहाँ चिपका दिखाई देता है। ऐसे में इसको आपको अधिक मात्रा में साबुन का प्रयोग करना पड़ता है और साबुन जो होता है, साबुन के स्थान पर एक अन्य प्रकार का यौगिक अपमार्जक का प्रयोग करने से अम्लीय अवक्षेपक नहीं बनता। अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक श्रृंखला के अमोनिया या सल्फोनेट लवण बनाते हैं। एल्काइल प्रतिस्थापन बेंजीन सल्फोनेट का सोडियम लवण है। यहाँ पे आपको रिएक्शन बताइए। CH3CH2 के होल रिएक्स है, इसको बेंजीन से जब बेंजीन में क्रिया बनेगा, ये आपका फार्मूला ही है बेंजीन सल्फोनेट, ये पूरा फार्मूला है सोडियम लवण। इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ आघूलनशील अवक्षेप नहीं बनते हैं। इस प्रकार ये यौगिक कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। सिर धोने के शैम्पूल में भी अपमार्जक का उपयोग होता है। अब यहाँ पे आपको हम बता दें, जब आपका जल कठोर होता है या गंदे जल होते हैं, उस गंदे जल में आप कपड़ा साफ करें तो कपड़ा साफ होगा, नहीं साफ होगा। ठीक है, वहाँ पे क्या होते हैं, कैल्शियम हो जाते हैं, फास्फेट हो जाते हैं, ये सभी क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं उस साबुन से। वही बातें कह दिया हूँ मैं, कहाँ हूँ, यही तो कहा हूँ कि जब आप क्या करते हैं, शैम्पूल को आप लगाते हैं, शैम्पूल पहली बार लगाएं तो गंदगी छूट जाती है ना, लेकिन दूसरी बार आप जब शैम्पूल लगाएंगे तो आपको क्या गंदगी रहेगी नहीं, तो कहाँ छूटेगी। ठीक है, अगला है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। ये सभी आप लोग पढ़ चुके हो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ये भी इम्पॉर्टेंट था, ये भी आपके क्वेश्चन में आया था। इनमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको बताया गया 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक एकल बंध या आबंध होते हैं। असंतृप्त में इसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच में द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं। ये इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में इसमें नीली ज्वाला होती है के साथ जलते हैं। इसमें यहाँ पे क्या होते हैं, धुएं ज्वाला जलती हैं। इसमें प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है, इसमें योगात्मक या संकलन अपक्रिया होती हैं।
इसमें ब्रोमीन जल तथा क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के साथ कोई अपक्रिया नहीं करते हैं और इसमें ब्रोमीन जल और क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अपक्रिया करते हैं और जिसके कारण रंगहीन हो जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं। ये क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के से अधिक क्रियाशील होते हैं। इसका जैसे आपका क्या है, मीथेन है CH4 है, ये क्या है एथेन CH2 C2H6 है, इसमें एथिल है, एथीन है और एसिटिलीन है। और साबुन तथा अपमार्जन में अंतर ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। साबुन क्या होता है? साबुन में लंबी श्रृंखला तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल या वसा के सोडियम लवण बने। अपमार्जन क्या होता है? अपमार्जन में लंबी श्रृंखला और सल्फोनिक या अमोनिया लवण होते हैं। साबुन बनाने के वनस्पति तेलों तथा या जंतुओं से वसा प्राप्त, जो आपके जंतुओं से क्या होता है, वसा का प्रयोग करके और तेलों का प्रयोग करके साबुन बनाया जाता है। अपमार्जक बनाने के लिए कोयले या पेट्रोलियम से जो प्राप्त हाइड्रोकार्बन का होते हैं उससे बनाया जाता है। डिटर्जेंट पाउडर। फिर आपका क्या है, कपड़े धोने इनकी कपड़े साफ करने की क्षमता अपमार्जक की अपेक्षा कम होती है। जो आपके साबुन होते हैं अपमार्जक से कम होती है, लेकिन इनकी कपड़े साफ करने की क्षमता साबुन की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, तो ये आपके इतने हो गए। आगे देखते हैं क्या है। चौथा पॉइंट है, जल में घुलनशीलता कम होती है किसमें? जो आपके साबुन में होती है। और जल में घुलनशीलता इनकी अधिक होती है किसमें? अपमार्जक में। कठोर जल में जल अघुलनशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण बनाते हैं, जो कपड़ों पर दही के समान सफ़ेद पदार्थ के रूप में चिपक जाते हैं, दिखाए जाते हैं। आप अपने घर प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल करने का मतलब यही है कि जब आपके हाथों में जब ढेर सारा तेल लगा हो, ढेर सारा, जैसे आपके ग्रीस लगा होता है, आप जब तेल लगाते हैं तो तेल हाथों में जब लगा के और नहाने वाले साबुन से आप क्या करिएगा, हाथ धुलिएगा। तो आपको नहाने वाले साबुन से जब हाथ धुलेंगे, तेल की मात्रा जब अधिक होगी तो आपका तेल नहीं छूटेगा, नहाने वाले साबुन से नहीं छूटेगा। आप देखेंगे आपके जैसे आप देखेंगे ना, दूध फट जाता है, दूध जैसे फटा रहता है ना, वही उसी प्रकार से आपके कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ वो निकल जाते हैं, क्रिया कर लेते हैं। और जब यह कठोर जल के साथ भी सफाई का सुचारू रूप से करते हैं, क्योंकि यहाँ जल के साथ साबुन की भांति अघुलनशील लवण नहीं बनाते हैं। अब उसको जब धुल लिए ना, अब उसी तेल वाले हाथ में जो तेल ढेर सारा लगा ना, अब उसी को हम लोग क्या करें, या कठोर साबुन से धुलिए, या आप नहाने वाले जो कपड़ा धुले उस साबुन से धुलिए, या डिटर्जेंट पाउडर से धुलिए, आपका तेल क्या हो जाता है, साफ़ हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। और आगे की क्लास आपको चलेगी फिजिक्स में आपका चलेगा क्या चलेगा, न्यूमेरिकल चलेगा। ठीक है, आंकिक प्रश्न आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। जय हिंद।